लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। सुंदरनगर गांव का रहने वाला मोहन अपने और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। मोहन का छोटा भाई माधव अपने भाई के साथ ही ढाबे में काम करता था। दोनों भाई मिलकर ढाबे को संभाला करते थे। मोहन अपनी बेटी शिवानी के नाम से ढाबा चलाया करता था। शिवानी और शिवम मोहन के ही बच्चे रहते हैं, लेकिन अपने चाचा चाची के पास ही ज़्यादा वक्त बिताते हैं। उनके चाचा चाची भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन मोहन का साला श्याम बहुत दिनों के बाद आज अपनी दीदी से मिलने आता है। क्या बात है दीदी, आप तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। ना आना न जाना न कोई हाल खबर लेती हैं। दीदी, माँ आपको बहुत याद कर रही थी, कह रही थी दीदी बहुत दिन से आई नहीं है, जाओ उसे ले आ। इसलिए मैं आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए घर। और दीदी, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए हैं? वो लोग भी तो साथ चलेंगे ना। अरे श्याम, बच्चे अपने चाचा चाची के साथ बाहर घूमने गए हैं। उन लोगों को तो बस चाचा चाची के साथ ही घूमना है, वो लोग नहीं जाएंगे हमारे साथ। मैं तुम्हारे जीजा जी से फ़ोन करके अभी पूछ लेती हूँ और फिर चलती हूँ तुम्हारे साथ। श्याम, तुम भी थक गए होगे, जाके थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। थोड़े ही देर में मोहन भी घर आ जाता है और अपने साले से कहता है, श्याम, दीदी को लेकर जा रहे हो तो फिर तुम ही वापस लेके आना, मुझे काम है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी ही देर में राधा और श्याम अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां माँ से ढेर सारी बातें करते हैं। ओ राधा, बच्चों को इतनी छूट मत दे, वो अपने चाचा चाची के पास ही रहते हैं। बता, इतने दिन बाद तू आई लेकिन नानी के घर आना ज़रूरी नहीं समझा। वो बच्चों को अपने हाथ में कर लेगी। एक तो उसका पति काम नहीं करता है, तुम्हारे ही पति के पैसों पे पल रहे हैं वो लोग। राधा मोहन को समझा कि वो माधव को अलग कर दे, नहीं तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका भी तो फ्यूचर देखना है ना, कि अपने भाई के ऊपर ही लगा रहेगा वो। राधा की माँ राधा को बहुत सिखाती है कि वह उसे घर से निकाल दे और अपना कुछ करने के लिए कहे। अगले ही दिन राधा घर वापस आती है। आज तो लगता है दिन ही खराब था। पता नहीं क्या हो गया है, ढाबे को किसकी नजर लग गई है। एक भी ग्राहक नहीं आया। पूरे दिन हम बैठे रहे और ग्राहक का इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी ग्राहक आने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरा दिन ही बैठे रह गए, 1 रुपया की कमाई नहीं हुई यार। पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है राधा? मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। मैं देख रहा हूँ जब से तुम अपने मायके से आई हो बहुत खोई खोई सी हो। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। क्या बात हो गई है? कुछ तो बताओ। तुम जब तक बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। ऐसे ही मैं काम की वजह से इतना परेशान हूँ कि हमारा ढाबा डूबने वाला है, कुछ चल नहीं रहा काम ठीक से। वो ही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ जी। हमारा फ्यूचर नहीं है क्या? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2 पैसा बचा कर नहीं चलेंगे तो आगे जाकर क्या करेंगे? हमारा ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है और ऊपर से आपने इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा कर रखी है। आखिर आप अपने भाई माधव का इतना फिक्र क्यों करते हैं? उससे कहिए कि वो अपना कोई व्यापार शुरू करे और अपना घर कहीं पर लेकर रहे। आखिर कितने दिन तक आप उसका घर चलाया करेंगे? एक तो हमारा ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है, ऊपर से इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी, और हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब बातों से मैं भी बहुत परेशान हूँ और आप भी आकर यही बात कह रहे हैं कि ढाबा चल नहीं रहा है। बताइए ऐसे में कैसे होगा?
मैं चाहती हूँ कि आप माधव से कह दीजिए कि अपना घर लेकर कहीं चला जाए और अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। यही मौका है, अभी ये उसे कह दीजिए कि ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है, वो अपना कुछ व्यापार कर ले और अलग घर लेकर रहे। हमारे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, आखिर हम कितना उसका बोझ संभालें, हमारा भी तो अपना परिवार है। अब उससे कह दीजिए अपनी जिम्मेदारी और अपना परिवार खुद संभाले, हम किसी का ठेका लेकर नहीं रखे हैं। अगर अभी आपने उससे कुछ नहीं कहा तो देख लीजिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा, मुझे पता है बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारी खर्च भी अब बढ़ती जा रही है, इसलिए उस ढाबे से हमारा गुजारा होना मुमकिन नहीं है। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि माधव से कह दूँ कि वो अपना कुछ व्यापार कर ले। माधव के पास तो पैसे भी नहीं है जो वो अपना व्यापार करेगा। अगर मैं उसे व्यापार के लिए कहता भी हूँ तो वो मुझसे ही पैसे मांगेगा। मैं सोच रहा हूँ आज ही माधव से मैं कहूँ कि अपने लिए कोई व्यापार ढूंढ ले, क्योंकि इस ढाबे से इतने बड़े परिवार का गुजारा होना अब मुमकिन नहीं है। मोहन अपने भाई माधव को बुलाता है और कहता है, माधव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हें तो पता है बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्च भी बढ़ती जा रही है और ढाबे की हालत तो तुम देख ही रहे हो कि हमारे ढाबे की क्या हालत हो गई है। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया और एक भी कमाई नहीं हुई। ऐसे में परिवार कैसे चलेगा। माधव, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कोई व्यापार कर लो और अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो, क्योंकि एक ढाबे से इतने बड़े परिवार का गुजारा होना अब मुमकिन नहीं रहा है। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है। और हाँ माधव, मैंने रूम किराए पर देने के लिए किसी से बात कर ली है, इसलिए तुम दोनों को रूम खाली करना होगा। रूम के किराए से जो 2 पैसे आएंगे, मैं चाहती हूँ उससे शिवानी और शिवम की पढ़ाई तो हो सकेगी, क्योंकि इनका ढाबा तो अब अच्छा चल ही नहीं रहा है जो उससे पैसे आएंगे। इसलिए मैं घर किराए पर देने का सोची हूँ। तुम लोग कल ही घर खाली कर देना, मैंने किराएदार से बात कर ली है, वो कल आ ही जाएगा। ये क्या भाभी, आपने घर किराए पर देने का सोच लिया। हम कहाँ जाएंगे बताइए, हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ हम जाकर रहें। थोड़ा तो टाइम दे देती। भाभी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर जाकर कहीं घर खरीद कर ले सकूं। इसलिए घर किराए पर ना दे, मुझे यहाँ रहने दे। रही बात व्यापार की, तो मैं कोई काम ढूंढ लूंगा और कर लूंगा। मुझे पता है भाभी, ये घर आपके मायके वालों ने दिया है, इसलिए आप हमें यहाँ से निकाल रही हैं। लेकिन थोड़ा वक्त दे दीजिए ताकि मैं दूसरा घर ले सकूं। माधव, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें इसलिए निकाल रही हूँ कि ये घर मेरे मायके वालों ने मुझे दिया है, बल्कि तुम्हें सब पता है कि ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है और बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर मैं भी ये घर किराए पर नहीं देती हूँ तो बताओ पैसे कहाँ से आएंगे और बच्चों को पढ़ाई कहाँ से होगी। और रही टाइम देने की बात, तो वो मैं नहीं दे सकती। कल किराएदार आने वाले हैं, इसलिए तुम लोगों को कल के कल ही घर खाली करना होगा, और मैं कुछ नहीं जानती। बेचारा माधव और उसकी पत्नी, अब दोनों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, ना ही काम है और ना ही घर। बेचारी माधव की पत्नी रूपा रोते हुए अपने पति से कहती है, भैया भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया जी? भला बताइए, ऐसा भी कोई करता है क्या? हमारा ना कोई काम है ना ही घर है, हम कहाँ जाएंगे? हमें सर झुकाने के लिए थोड़ी जगह दे देती तो क्या हो जाता। हमें कल ही घर खाली करने के लिए कहा है, हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? ये सोच कर ही तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरा तो मायका भी नहीं है जो उनसे मदद मांग लूं। अब जो करना है आप ही को करना है जी। अपनी पत्नी को रोता देख माधव कहता है, रूपा, तुम रो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल है। भाभी ठीक कहती है, घर किराए पर देंगी उससे 2 पैसे तो आएंगे, ताकि शिवम और शिवानी दोनों अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे। इसलिए हमें तो कुर्बानी देनी ही होगी ना। हम कल ही घर खाली कर देंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, देख लेना।
अगले दिन बेचारा माधव बहुत दुखी मन से अपने भैया और भाभी से कहता है, भैया, मैं और रूपा आज ही घर खाली कर देते हैं। आप लोग अपने किराएदार को बुला लीजिएगा। भाभी, शिवानी और शिवम को अच्छे स्कूलों में दाखिला करवा दीजिएगा। हम दोनों भी उन लोगों का भला ही चाहते हैं। अब भैया, हम लोग चलते हैं। तभी दोनों बच्चे शिवम और शिवानी वहां पहुंच जाते हैं। चाचा चाची, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग घर क्यों खाली कर रहे हैं? अगर आप लोग घर से जाइएगा तो हमें भी अपने साथ लेकर जाइए। हमें आपके बिना नहीं रहना है, हमें भी साथ जाना है। उसी वक्त राधा की माँ राधा को डांटते हुए वो दोनों को अंदर जाने के लिए कहती है। बेचारे दोनों बच्चे रोते हुए अंदर चले जाते हैं। राधा माधव से कहती है, तुम लोगों को जब भी शिवम और शिवानी से मिलने का मन करे तुम लोग यहाँ आ सकते हो। अब बेचारा माधव और रूपा दोनों घर से बाहर की ओर चल जाते हैं। अपने चाचा चाची को जाते देख बेचारी शिवानी बहुत रोती है। दोनों बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं जी? मौसम भी खराब हो रहा है, देखिए हम क्या करेंगे। रूपा, वो देखो सामने पेड़ है, चलो वहीं जाकर छिप जाते हैं। ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है जी? एक तो सर छुपाने के लिए हमारे पास घर नहीं है, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे। सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है। ए ऊपर वाले, हम पे दया कर कोई रास्ता दिखा हमारे लिए। रूपा, तुम परेशान मत हो। जैसे ही बारिश रुकती है कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। वो सामने देख रही हो, मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रहा, वहां चलकर देखते हैं। अगर सर झुकाने के लिए कोई जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। देखो बारिश भी अब कम हो गई है, चलो चलते हैं उस झोपड़ी की तरफ। बारिश रुकने के बाद माधव और रूपा सामने में दिख रहे झोपड़ी की ओर चल पड़ते हैं, जो जंगल के बीचों बीच रहती है। रूपा, लगता है झोपड़ी में कोई नहीं रहता है। ये झोपड़ी तो खाली है। क्यों ना हम यहीं आज रात गुजार ले। और कोई रास्ता ही भी नहीं है हमारे पास। सुबह कोई मिल जाए तो उससे पूछ लेंगे कुटिया किसकी है और इसे किराए पर ले लेंगे। हाँ जी, आज रात इसी झोपड़ी में रह लेते हैं। सुबह पता कर लेंगे किसकी झोपड़ी है और इसे ही किराए पर रख लेंगे। इतना कहकर दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। दोनों अंदर आके चैन की सांस लेते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है जी कि उन्होंने हमें ये झोपड़ी दिखा दी, बहुत बड़ा करम है। हाँ रूपा, ऊपर वाले का बहुत करम है कि उन्होंने हमें ये झोपड़ी दिखा दिया। कल सवेरे ही मैं काम के लिए निकल जाऊंगा। देखता हूँ कुछ काम मिल जाए तो राशन पानी ले आऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही माधव झोपड़ी के मालिक को खोजने और काम की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर माधव को एक गांव मिलता है। वहां वह एक व्यक्ति से पूछता है, भाई, जंगल के किनारे जो एक झोपड़ी बनी हुई है उसका मालिक कहाँ रहता है, तुम्हें पता है क्या? अगर पता है तो मुझे बता दो। हाँ, वो झोपड़ी, उसके बारे में तो मुझे पता है। उसका मालिक इसी गांव में रहता है। तुम कहो तो मैं उसे मिलवा दूं तुमसे। वो झोपड़ी रामू काका की है, वो इसी गांव में रहते हैं। कभी कभी मन घबरा जाए तो उस झोपड़ी में भी रहा करते। वहां की सुकून शांति तो तुमने देखी ही होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। तुम्हें मिलना है तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह व्यक्ति माधव को अपने साथ लेकर चला जाता है। हाँ तो माधव, यही है रामू काका। वो झोपड़ी जिसकी तुम बात कर रहे थे, ये इन्हीं की है।
माधव सारी बातें रामू काका को बताता है। रामू काका उसे अपनी झोपड़ी किराए पर दे देते हैं और उसे अपने ढाबे पर एक नौकरी भी देते हैं और कल से ही काम पर आने के लिए कहते हैं। आज माधव बहुत खुश रहता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। घर आकर माधव सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। आज रूपा भी बहुत खुश हो जाती है। रूपा, कल से ही मुझे काम पर बुलाया है। आज कुछ पैसे दिए हैं, उससे सामान ले आया हूँ मैं। तुम खाना बना लेना, कल सवेरे ही मुझे निकलना होगा। काम मिलने पर दोनों की उदास जिंदगी में मानो थोड़ी खुशियाँ आ जाती है। फिर अगले दिन माधव सुबह सवेरे ही अपने काम पर निकल जाता है। अरे राघव भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था क्या तुम्हें? तुम यहाँ आए हो? तुम भी इसी ढाबे में काम करते हो क्या भाई? हाँ माधव भाई, मैं भी इसी ढाबे में काम करता हूँ, लेकिन कल जल्दी जल्दी में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। और अब मैं तुम्हें ढाबे का सारा काम समझा देता हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। राघव ने माधव की बहुत मदद की थी, इसलिए माधव उसे ढाबे में काम करता देख बहुत खुश हो जाता है। राघव उसे सारे काम समझा देता है। अब दोनों वहीं साथ साथ काम करने लगते हैं। दोनों साथ में आया साथ में जाया करते थे। वक्त के साथ साथ दोनों की मित्रता बहुत गहरी हो जाती है। वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन यार माधव, कब तक हम दूसरे के ढाबे में काम करते रहेंगे नौकर की तरह? यार थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं मैंने। अगर तुम भी थोड़े पैसों का इंतजाम कर लो तो हम अपना ढाबा खोल लेते हैं। क्या कहते हो तुम इस बारे में? हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक ऐसे दूसरे के ढाबे में काम करते रहेंगे? मैं आज ही अपनी पत्नी से कहता हूँ, उसने जो भी पैसे बचा कर रखे हैं वो मुझे दे दे ताकि मैं अपने ढाबे में लगा सकूं। ठीक है दोस्त, अब कल मिलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। माधव सारी बातें आकर अपनी पत्नी को बताता है और रूपा भी इन सब के लिए हाँ कह देती है और फिर राघव और माधव खुशी खुशी एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं। धीरे धीरे ढाबा अच्छा चलने लगता है, कस्टमर भी आने लगते हैं। अब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब धीरे धीरे पैसा जमा कर दोनों रेस्टोरेंट खोलने का सोचते हैं और शहर के रास्ते में ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। ऊपर वाले की कृपा होती है और रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है और दोनों के पास अब किसी चीज़ की कोई कमी ना रहती है। माधव अब एक अच्छे घर में रहने लगता है। रूपा, एक वक्त था जब हमेशा छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और आज देखो ऊपर वाले की कृपा हमें इतना दिया है कि हम हर किसी की मदद कर सकते हैं। हाँ जी, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा हमारे साथ, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखने से सब कुछ होता है। वो हमारी परीक्षा लेते हैं। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने दिन रात मेहनत की और ऊपर वाले ने आपको उसका फल दिया। अब ऊपर वाले ने दिया है तो हम भी गरीबों की मदद करेंगे। जो कल एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, आज ऊपर वाले ने इतना दिया कि वो दूसरों की मदद करने के तैयार हो गए हैं। इसे ही कहते हैं सब्र का मीठा फल। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।